पाकिस्तान सदियों से आबाद एक तिलिस्माती ज़रख़ेज़ ख़ित्ता-ए अर्ज़ है। यहाँ तहज़ीब और विरसा की वो निशानियाँ मौजूद हैं जिनकी तह में गुज़रे हुए ज़माने सो रहे हैं। हमारे आबा व अजदाद पता नहीं कितनी बार मर चुकने के बाद आज भी किसी खेत में हल चलाते, चाक पर बर्तन बनाते, सास पर गीत गाते, अपने बच्चों को अपने बाप दादा की कहानियां सुनाते नजर आते हैं। अपने पुरखों की दी हुई विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आज की नौजवान नस्ल पर है। इस जिम्मेदारी की अहमियत को जानते हुए पाकिस्तान टेलीविजन और यूनेस्को ने मिलकर पाकिस्तान के सकाफती विरसे को नई नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश की है। सवात पाकिस्तान का एक खूबसूरत खित्ता है और हिस्टोरियंस इसका पुराना नाम सवास्ती करार देते हैं। 3000 साल कबल मसीह आर्याई नस्ल के लोग सवात में आबाद हुए। 6ठी सदी कबल मसीह ये इलाका ईरानी सासानियों के ज़ेरे असर रहा। 326 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने वादी सवात को फतह किया। सवात को बुद्ध मत के मुक़द्दस मकाम की हैसियत हासिल रही है। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गज़नवी ने इस इलाके को फतह किया। इस शहर के हर मोड़ पर पुराने वक्तों की कहानियाँ और आसार मिल ही जाते हैं। मंगोरा ज़िला सवात का सबसे बड़ा शहर है। इसका मेन बाजार पूरे सवात का दिल है, जहां हर किस्म की अशिया दस्तयाब है। यहाँ आने वाले सयाहों के लिए पहला पड़ाव मंगोरा ही होता है। मंगोरा में सैदो शरीफ स्तूपा के पास एक खूबसूरत, दिलचस्प और तारीखी अजायब घर सवात म्यूजियम के नाम से मौजूद है। सवात को लैंड ऑफ स्टूपास कहा जाता है और यहाँ पे की हुई एक्सकवेशंस के नतीजे में जितने भी नवादरात निकले वो सवात म्यूजियम में महफूज हैं। आइए देखते हैं। ये बरी कोट गैलरी है और यहाँ पे जितने भी नवादरात हैं वो बरी कोट से दरियाफ्त हुए हैं। जो मेजर साइट्स हैं वो तकरीबन हमारे पास 23 साइट्स हैं। जो बड़ी मेजर साइट्स हैं उनमें बरी कोट पूरी गैलरी हमारी जो है तो सिर्फ बरी कोट से जो आए हुए मुजस्मे या जो स्कल्पचर जो ऑब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उसके लिए रिज़र्व है। फिर दूसरी जो बड़ी साइट है बुतकड़ा,
बुतकड़ा वन जिसको हम कहते हैं, उससे में जो सबसे बड़ा मुजस्मे आए हैं वो हमने उसमें रखे हुए हैं। फिर तीसरी जो बड़ी गैलरी है वो सैदू शरीफ एक स्तूपा है, तो वहाँ से आए हुए मुजस्मे उस पूरी गैलरी में रखे हुए हैं। सिर्फ 3 गैलरी ये 3 बड़ी साइटों के लिए रिजर्व है। बुद्धा जिसको हम कहते हैं, उसके पैदा होने से लेके उसके मरने तक की जितनी भी कहानियाँ हैं ना, जितने भी वाक़यात हैं, उन्होंने पत्थरों में तराश दिए। गंधारा एक इलाके का नाम है जिसके अंदर ये इस आर्ट ने जन्म लिया इसी एरिया में, और इसी एरिया में ये ख़त्म हो गया। अब ये गंधारा क्या है? गंधारा जो है तो इसको हम एक तरह से डिफ़ाइन करते हैं दीर या स्वात ऊपर से लेकर, इसको नीचे हम टक्सला तक का इलाका, हज़ारा से लेकर जलालाबाद तक का इलाका। गंधारा में खानकाही और मजहबी इमारतों की सजावट के लिए मुजस्मा साजों ने वसी पैमाने पर पत्थर के साथ साथ स्टूको का भी इस्तेमाल किया। स्टूको को आम तौर पर संगे मरमर का चूना कहा जाता है। स्टूको ने मुजस्मा साजों को एक ऐसा जरिया फराहम किया जो बड़ी लचकदारियत का हामिल था। स्वात क्या पूरा केपी ये बहुत रिच है आर्कियोलॉजिकल साइट्स में। इस वक्त अभी हमने जो रिसेंट सर्वेस किए हैं ना पूरे केपी के, तो उसमें हम जो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 6000 से ज़्यादा साइट्स हैं, जिसमें मेजॉरिटी जो हैं तो गंधारा आर्ट की साइट्स हैं। 2008 के बम ब्लास्ट में इसको बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा था। फेडरल गवर्नमेंट थी उस वक्त, उन्होंने सारे जितने भी नवादरात थे वो टेक्सला म्यूजियम शिफ्ट कर दिए थे। स्कल्पचर सारे महफूज थे। तो उसके बाद 2014 में हम दोबारा बनाने में कामयाब हो गए और हमने इसकी दोबारा इनॉग्रेशन की। यूनेस्को ने 2015 में म्यूज़ियम और उसकी कलेक्शन से मुताल्लिक कुछ इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस अडॉप्ट की, जो कि म्यूज़ियम को सोसाइटी के लिए एक विज़न फराहम करती हैं। म्यूज़ियम का रोल सोसाइटी के लिए बहुत अहम है। ये सिर्फ आर्टिफैक्ट्स या नवादरात की नुमाइश की जगह नहीं है, बल्कि इसका रोल इससे कई आगे है, जहाँ से उस खित्ते के नौजवान और उस खित्ते के लोग अपनी तारीख़ में झांकते हैं और अपनी रूट्स को समझते हैं। क्योंकि म्यूज़ियम के हर ऑब्जेक्ट के साथ एक कहानी जुड़ी होती है, जो कि उस दौर के लोगों के उलूम व फ़नून और उनकी अचीवमेंट्स की दास्तान सुनाती है। और मैं समझता हूँ कि ये दास्तानें, ये कहानियाँ लोगों तक पहुँचनी चाहिए, उस खित्ते के नौजवानों तक पहुँचनी चाहिए। सबसे पहला जो बड़ा इशू है कि हमारी आवाम जो है, हमारे लोग जो हैं इसको ऑन नहीं करते, या हमें इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की हम लोगों में बिल्कुल सोच नहीं। अगर हम इस सोच को बदलने में कामयाब हो जाएं तो बाकी हमारे जितने इश्यूज़ हैं सब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। इंटरनेशनली ये कंसेप्ट डेवलप्ड हो रहा है कि आवाम को ख़ुद इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ख़ुद इसको प्रिजर्व करना है, इसकी इम्पोर्टेंस को जानना है। हमारे कुछ लाज हैं, कुछ कानून हैं, इस तरह हैं कि हम अपनी एक साइट है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक ख़ास एरिया है, उस एरिया के भी हम 200 फुट तक आगे भी किसी को काम करने नहीं देते। काम करने मीन्स कि कंस्ट्रक्शन करने नहीं देते, चाहे वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। तो जब हम उसको रोकते हैं कि तुम अपना घर नहीं बना सकोगे, क्योंकि ये साइट का हमारा कानून इस तरह है। लोग आप जानते हैं वो इस तरह वो नहीं है, इस चीज़ को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप उसके घर को बनने से रोक दो। महकमा आसार कदीमा ने जब यहाँ पे खुदाइयाँ की तो एक बहुत ही कदीम शहर बज़ीरा
यहाँ पे दरियाफ्त हुआ है। बाजीरा की तारीखी अहमियत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 3 मुख्तलिफ तहजीबों के आसार मिले हैं। बाजीरा जो है ना, यहाँ पे स्वात में अगर मैं कहूँ कि सबसे बहुत बड़ी सेटलमेंट साइट है, क्योंकि ज़्यादातर हमें अगर साइट मिलती है तो वो रिलीजियस मिलती है, तो ये एक सेटलमेंट साइट है। और यहाँ पर ये हमारे साथ ये तकरीबन लेट ब्रॉन्ज एज से शुरू होती है यहाँ का, और आखिर तकरीबन हिंदू शाही और इसके बाद इस्लामिक पीरियड के भी कुछ काइंस हमें मिले हैं। तो मतलब ये आप यूँ समझे कि कोई 1500 कबल मसीह से लेकर तकरीबन इस्लामिक पीरियड तक ऑलमोस्ट मतलब 11वीं सेंचुरी तक ये दौर इसका स्पेन है। आबादी बढ़ने की वजह से आसार कदीमा की बहुत सी जगहें खतरात से दो चार हैं। बाजीरा के इर्द गिर्द मकानात बनने के अमल की हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है और एक हुकूमती एहलकार उस वक्त तक इस रुझान को नहीं रोक सकता जब तक अवाम को खुद अपने विरसे की कदर का एहसास ना हो। इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे हमें मुख्तलिफ दौर के आसार नज़र आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले अगर नीचे देखें जो हमें बहुत ही फ्लैट और स्ट्रेट दीवार नज़र आ रही है, यहाँ पे किला हुआ करता था। ये 1000 साल कबल मसीह पुराना किला है और इसके साथ साथ जो बाकी हमें स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं उसमें कशान दौर की भी दीवारें नज़र आती हैं और इंडो ग्रीक की भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ अदवार के आसार का इसी एक शहर में पाया जाना ना सिर्फ वादी सवात बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहमियत का हामिल है। ये बुद्धिस्ट टेंपल है और ये अब तक का सबसे यूनिक स्ट्रक्चर है जो हमने देखा है। ये बुद्धिस्ट टेंपल है, एक्सेडल है और ये 5वीं सेंचुरी में जो तामीर हुआ था। 2021 में हमने इस पे ऊपर काम शुरू किया है और अभी तक भी जारी है। तकरीबन 3 साल हो चुका है कि इसमें हम खुदाई कर रहे हैं और एक ख़ासा तौर पर हमारे सवात का एक कौमी असासा है। इटालियन मिशन चूँकि 1956 में तकरीबन यहाँ पर बाकायदा तौर पर उन्होंने काम शुरू किया है और वाली स्वात और डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी पाकिस्तान के साथ उनका बाकायदा एग्रीमेंट हो गया था और फिर उनको लाइसेंस भी मिली है। स्वात के आर्कियोलॉजी या स्वात के लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि वो जिस केयर से, वो जिस अंदाज से काम करते हैं उसका हम मतलब तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो वो इंतहाई डिटेल से मतलब एक एक चीज़ डिटेल अपने साथ लिखते हैं। जब यहाँ इटालियन मिशन का जो डायरेक्टर है डॉक्टर लुका मारिया ओलिवेरी, जब वो यहाँ पर ना हुआ और काम यहाँ पे जारी हो, तो वो एक एक मिनट और एक एक घंटे में वो ऑनलाइन होता है और हर एक चीज़ का जो रिकॉर्ड है वो अपने साथ रखता है। जब यहाँ यूनानी सकाफत के आसार मिले तो इसे सिकंदर आज़म का शहर कहा जाने लगा। सवात में आसार कदीमा से मुतल्लिक काम का आगाज वाली सवात के ज़माने में शुरू हुआ, जब इटली के माहिर आसार कदीमा डॉक्टर टोची इस खित्ते में आए थे। डॉक्टर टोची को तिब्बत में एक तहरीर मिली थी जिसमें आदियाना का जिक्र हुआ था और ये तहरीर लेकर डॉक्टर टोची सवात तक आए और यहाँ वो तमाम आसार मिले जिनका उस तहरीर में जिक्र था। हम एक पहाड़ की चोटी पे जा रहे हैं जहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन रास्ते में आई जस्ट स्टॉप बाय टू सी कि दरियाए सवात का कितना खूबसूरत नज़ारा है। हम पहाड़ की चोटी पे आ चुके हैं जहाँ पे हिंदू शाही डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा टेंपल मौजूद है और इससे निकली हुई इंस्क्रिप्शन लाहौर म्यूजियम में मौजूद है।
मिस्र में जो लोग आजकल मुसलमान हैं लेकिन वो तो फ़िरौन को ओन करते हैं, वो एहराम मिस्र को ओन करते हैं, पिरामिड को ओन करते हैं और इस वजह से वो टूरिज़म पे काफ़ी पैसा भी कमाते हैं। इस तरह हम अरब में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे उनकी जो ज़माने जाहिलियत की जो शायरी है वो इसको ओन करते हैं, इस पर अब भी फ़ख्र करते हैं। लेकिन हमें कि हम अपने इंसेस्टर के जो एसेट्स है उस पर ना इसको ना ओन कर सकते ना इस पर फ़ख्र करते। इस खित्ते से जो भी कीमती नवादरात हासिल की जाती हैं वो यहाँ के लोगों की मलकियत हैं, उनको महफूज रखना चाहिए, ना कि उनको तोड़ना चाहिए या उनको ज़ाया करना चाहिए, और ना ही उनको गैर मुल्की डीलरों के हाथों बेचकर इस कीमती असासे को मुल्क से बाहर भेजना चाहिए, बल्कि वो इस मुल्क की मलकियत हैं, वो इस मुल्क का असासा हैं, उन्हें इस मुल्क के म्यूज़ियम्स में होना चाहिए और इन्हें महफूज करना चाहिए क्योंकि ये आने वाली नस्लों की विरासत हैं। बाजीरा में इस पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हुए हमें एक बहुत बड़ी किले की दीवार नज़र आती है और जिसको देख के अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो जो पुराने वाले पत्थर हैं, जो डार्क साइड है, वो एक्चुअली ओरिजिनल है, मतलब वो कंजर्व नहीं की हुई। और उसके अलावा जो सारा लाइट एरिया है दैट हैज़ बीन कंजर्व्ड। सवात को लैंड ऑफ स्टूपास भी कहा जाता है। इसी मुनासिबत से सवात की बेशतर साइट्स बशमूल बाजीरा और मंगलावर, जहां हम अब जा रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की मुमकिना फहरिस्त में शामिल है। आज मैं आई हूँ मंगलोर के एक छोटे से गांव जहानाबाद में, जहाँ से ये रास्ता जाता है शखोरी तक, जहाँ पे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टोन कार्व्ड बुद्धा स्टैचू मौजूद है। शखोरी पहुँचने के लिए आधा घंटा चलना पड़ता है। शखोरी के मुकाम पर महात्मा बुद्ध का ये मुजस्मा इस इलाके में बामियान अफगानिस्तान के बाद चट्टान पर तराशा गया दूसरा बड़ा मुजस्मा है। This is the most impressive stone-carved statue of Buddha. सवात में शिद्दत पसंदों ने 2007 में इस मुजस्मे के चेहरे में सुराख कर दिए और बाद में इसे बारूद से उड़ाने की कोशिश की। 10 बरस बाद अतालवी आसारे कदीमा के मिशन ने डॉक्टर लूका की क़यादत में इस मुजस्मे को अपनी असल शक्ल में बहाल कर दिया। This sculpture is extremely important as the most important icon of ancient Buddhism in Swat, and is becoming a very important destination for religious tourists from Buddhist countries. यूनेस्को अक़वाम मुत्तहिदा का वो इदारा है जो कि अमन कायम करने के लिए बनाया गया। यूनेस्को के कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज़ ही इन्हीं अल्फाज से होता है, Since war begins in the minds of people, it's the minds of people where the defenses of peace should be constructed. चूँकि फितना इंसान के जहन से शुरू होता है, लिहाजा अमन का बीज भी इंसान के जहन में ही बोया जाना चाहिए।
तो यूनेस्को एजुकेशन, साइंस और कल्चर के ज़रिए दुनिया में अमन को फ़रोग़ देने में मदद करता है। मंगलावर के बुधा को पहले अगर दहशतगर्दी से खतरा था तो आज इसको आम लोगों की अदम तवज्जी और बेअदबी का सामना है। इस कदीम मुकाम को सयाह एक पिकनिक स्पॉट समझते हैं। यहाँ आग जलाने का सामान, लिफाफे और बोतलें लेकर आते हैं और कूड़ा करकट फैलाते हैं। जरूरत इस अमर की है कि मुकामी लोगों को हर मजहब और हर सकाफत के तकद्दुस से रोशनास करवाया जाए। आज से सदियों पहले मंगलोर में स्टोन कार्विंग का काम हुआ करता था, जो वक्त के साथ साथ वुड कार्विंग में इवॉल्व हो गया है। मैं आई हूँ मंगलोर के एक बहुत ही मशहूर बाज़ार में, जहाँ पे वुड कार्विंग का काम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इधर हम काम करते हैं, ये बुद्धा के वक्त से है। ये पहले जो है ना, ये पत्थरों पर हुआ करता था। जो इधर दरियाई स्वात है, इसके किनारे 1400 खानकाहें थी जिसमें ये काम होता था। वो तो गुजर गई, लेकिन अभी ये दोबारा हम लकड़ियों के ऊपर करते हैं और ख़ासकर फर्नीचर में हम बनाते हैं। लकड़ी पहले लेकर इधर दुकान में लाते हैं, फिर हमारे पास मशीनें हैं, उससे हम एक चीज़ बनाते हैं जो फ्रेम होता है। उसके ऊपर जो ये सारा जो आपने ये कार्विंग का काम जो अभी देखा है, इसको हम टोकाई कहते हैं। तो इसमें मशीन का कोई काम नहीं, ये सारा हाथों का काम है। यहाँ पर स्वाद में 3 लकड़ी मिलती है, एक दियार की है और दूसरी फ्यूज की है, तीसरी अचर है। जो हम हाथ का काम करते हैं लकड़ी के ऊपर, तो ये दोनों दियार और फ्यूज, ये दोनों लकड़ियाँ बेहतरीन है, कीड़ा भी नहीं लगता इसको और ये आसानी भी मिल जाती है। मैं आई हूँ सवात के गांव सलामपुर में, जो मशहूर है दुनिया भर में अपनी शॉल्स की वजह से। यहाँ हर गली से खड्डी की आवाज़ आती है और हर घर के अंदर शॉल मेकिंग का काम होता है।
सवात में कौन सी आफत नहीं आई? दहशतगर्दी, जलजला, कोविड, सैलाब, इतनी सारी आफात की वजह से सलामपुर का शॉल मेकिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ के कारीगरों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। सलामपुर में हर शख्स अपने फन में माहिर है। वो शॉले और स्कार्फ बुनते हैं। इस्लामपुर सवात में एक ऐसा मुनफरिद गांव है जो सियाहत, सनत और रवायत का संगम है। इस्लामपुर गांव की तारीख हजारों साल पर मुहित है। यहाँ बुद्ध मत के आसार जा बजा बिखरे पड़े थे जो वक्त के साथ मादूम हो गए। एक रंगीन ऊनी शॉल पर 400 रुपए से 30,000 रुपए की लागत आती है और इसका इन्हिसार ऊन के मयार और उस पर की जाने वाली कढ़ाई पर होता है।